हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हो आप सब। सो आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। 6 लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। जो बच्चा नहीं देखा जरूर जाके देखें। उसमें नीट और जेई लेवल के सारी चीजें मैंने हर टॉपिक को कवर कराया है। आज हम नीट जेई के कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल तरीके से आपको समझाऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं मैं। सो कॉपी पेन लेके बैठ जाए। आज का लेक्चर बहुत ही कैलकुलेटिव लेक्चर है, मतलब कि फॉर्मूलाज और क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी आएंगे, उससे भी हम क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठे और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो आज हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है कि किस उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, वो सारे चीजें मैं आपको एक इन डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है। सबसे पहली बात करेंगे हम क्या कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, उसको हम तरीके से पहले समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी टॉपिक पढ़े और उस टॉपिक का अगर आपको क्वेश्चन करना है तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि नहीं, हम बस अगर हम क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। विदाउट कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। तो कंसंट्रेशन बोला है कि देयर आर द नंबर ऑफ अवे बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि कंसंट्रेशन टर्म का मतलब वो होता है जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का काम आता है। ये क्या होता है सर, सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे सुनो मेरी बात ध्यान से, एक हमने यहाँ पे कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया, एक हम यहाँ पे कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर में सॉल्यूशन हमने बनाया है। क्या बनाया है, इसमें सॉल्यूशन बनाया है। अब इसमें जो सॉल्यूशन हमने बना दिया, ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया। सॉल्यूशन क्या होता है, दो कंपोनेंट उसमें क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो क्या बन के आता है, सॉल्यूशन बन के आता है, जिसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे NaCl और वाटर हो गया। NaCl और वाटर क्या होता है, NaCl एक अदर कंपोनेंट है, वाटर क्या हमारे पास एक अदर कंपोनेंट है। दोनों को हमने मिला के क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब ये सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन बन सकता है क्या कि बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे प्रेजेंट कितने प्रेजेंट है, या फिर मास परसेंटेज ऑफ क्या बोलेगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है। ठीक है, मेरी बात समझना, जो चीजें मैं बोला हूं पहले उसको समझना है। ये भी यहाँ पे पूछ सकता है क्या कि बताओ इसके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन कितने होंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है क्या कि ये जो सॉल्यूशन हमारा बना है, ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन के हर टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना होता है। इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स में हमें मास बाय मास परसेंटेज पढ़ना होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना होता है, मोलारिटी पढ़ना होता है, मोलालिटी पढ़ना होता है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी पढ़ना होता है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना होता है, पार्ट पर मिलियन पढ़ना होता है, नॉर्मलिटी पढ़ना होता है, फॉर्मलिटी पढ़ना होता है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जिसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। और ये जितने सारे टर्म्स बोले उसको एक्सप्रेस जब हम करते हैं, उसको जब लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से आ सकता है, तो मैंने क्या बोला, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज आएगा, क्या आएगा, मास बाय मास परसेंटेज आएगा। दूसरा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, वॉल्यूम बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मतलब यहाँ पे चौथी नंबर पे क्या आ जाएगा, तो हमने बोला भाई कि मोलारिटी पढ़ लेते हैं, चलो अच्छी बात है, मोलारिटी हो जाएगा। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा। 6 नंबर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझना। इसके बाद से अभी बहुत सारे और टर्म्स आ सकते हैं, तो सारे टर्म्स को मैंने बोल के वैसे खत्म कर दिया था। नॉर्मलिटी हो गया, मोलारिटी हो गया, पार्ट पर मिलियन हो गया, जिसको पीपीएम भी बोलते हैं।
बहुत सारी चीजें, ये चीजें हमें पढ़ना है। ये जो टर्म्स हमने लिखा इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, अगर इसको भी आपको जानना है तो उससे भी मैं बता देता हूं। मैं ये जो कंसंट्रेशन टर्म होता है इसका मतलब क्या होता है, चलो इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं मैं कि इसका मतलब क्या होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब हम बात करेंगे यहाँ पे, जब हम बात करेंगे क्या, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोल्यूशन के बारे में मैंने अभी आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था, जब होमोजेनियस मिक्सचर मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे आपको सोल्यूशन बहुत ही तरीके से आपको समझा दिया था। बट यहाँ पे हम समझेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं कंसंट्रेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन को जब आप क्या करते हो 12th क्लास में जाओगे और वहां पे जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे कंसंट्रेशन जब होगा वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करोगे। ये सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ही रिप्रेजेंट कर देगा कि क्या है, कंसंट्रेशन है। लेकिन एक्चुअल में हम कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है क्या, एन अपॉन का वी। क्या होता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, क्या होता है, एन अपॉन का वी होता है। एन क्या होता है, तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ये भी सब चीज मैं आपको समझाऊंगा। वी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वी का मतलब वॉल्यूम होता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन का वॉल्यूम। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन का वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब भी मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होता है। और किसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो चाहो तो सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो या फिर सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात पता है कि जब भी कोई चीज सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन हमेशा क्या बनता है, 100% बनता है। सोल्यूशन क्या होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है। ये बात मैंने आपको बताया था। अब मैंने ये भी बात बताया था कि ये जो सोल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को बोलते हैं हम सल्यूट, एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम, सल्यूट बोलते हैं। दूसरे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं भाई, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में और भी चीजें मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, जो मिनिमम क्वांटिटी होती है, याद रखना, मिनिमम क्वांटिटी या फिर मिनिमम जो अमाउंट होता है, क्या होता है, मिनिमम अमाउंट जो होता है, मिनिमम क्या होगा, अमाउंट होगा। तो मिनिमम अमाउंट ही क्या होता है भाई, हमारा सल्यूट होता है। और मैक्सिमम जो अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट, ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है। तो मिनिमम अमाउंट क्या होगा, सल्यूट होगा। मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जैसे इसको एग्जांपल से देखो, मेरा सबसे बड़ा मोटिव क्या था, मुझे कंसंट्रेशन टर्म समझाना था। लेकिन बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको पता ना हो कि ये सोल्यूशन क्या होता है, या फिर सोल्यूशन में मतलब सोल्यूशन तो बता ही दिया था आपको, उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट भी आई थिंक सो मैंने बता रखा। उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझाया हुआ भी था। मैक्स जैसे एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। क्या है हमारे पास, अल्कोहल है। और हमारे पास क्या है, वाटर है। अब मैंने यहाँ पे ये बात बोल दिया कि यहाँ पे ये 70% है और ये यहाँ पे कितना है, 30% है, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ दूंगा कि बताओ अल्कोहल और वाटर में सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है, 70% दिख रहा है अल्कोहल, मतलब अल्कोहल क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। अल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो वाटर है उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूट बोल देंगे। क्यों, क्योंकि ये किस में दिख रहा है, मिनिमम क्वांटिटी में दिख रहा है। याद रखना, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो सल्यूट होता है वो हमेशा लिक्विड के ही फॉर्म में हो या फिर सॉलिड के फॉर्म में हो। तीनों स्टेट में मिलता है बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में सल्यूट भी मिलता है। तीनों स्टेट में हमारे क्या मिलते हैं, सॉल्वेंट भी मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है, तीनों स्टेट में मिलते हैं। तो कोई भी हमारा सल्यूट भी हो सकता है, कोई भी हमारा क्या हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो प्लीज उसे आप जाके मतलब कि वीडियो को जरूर जाके क्या करना है, आपको देख लेना है, समझ लेना है। क्लियर बात समझ में आ रही? चलो, ये सारी चीजें मैंने बता दिया, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। अब मेरी बात सुनो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो या तो मैं सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा या फिर सॉल्वेंट का। जैसे मान लो कोई सोल्यूशन मैंने बनाया, उस सोल्यूशन में मुझे फाइंड आउट करना हो कि बताओ NaCl का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी देता हूं, एग्जांपल समझो। देखो मैं आराम से पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने बोला क्या, एक हमने कंटेनर ले लिया, क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया।
अब इस कंटेनर में हमने क्या डाला, NaCl डाल दिया, समझना मेरी बात ध्यान से, NaCl डाल दिया और इसके अंदर क्या है, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। सुनो मेरी बात ध्यान से, तो NaCl हमने यहाँ पे डाल दिया और इसमें क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछूंगा कि भाई बताओ ये बात कि जो NaCl हमने डिसॉल्व करा है, बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका गिवन मास होगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भैया 40 ग्राम तुम्हारा क्या है, 40 ग्राम इसमें क्या कर रहे हैं, NaCl डिसॉल्व कर रहे हैं। तो 40 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गिवन मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गिवन मास बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, गिवन मास इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, गिवन मास, गिवन मास, गिवन मास अपॉन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलर मास। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होता है तो वहां पे फॉर्मूला बनता है गिवन मास अपॉन का मोलर मास। गिवन मास आपको दिया रहेगा कितना है, 40 ग्राम है, 40 ग्राम रखोगे। मोलर मास किसका निकालोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का निकालोगे। मोलर मास ऑफ किसका निकालोगे, सॉल्यूट का। देखो जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे उसका ही मोलर मास ऑफ क्या निकालोगे, सॉल्यूट निकालोगे। मोलर मास निकालना आपको सिखा दिया था, जैसे मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। मैं अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताओ कि इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट हमारा कौन सा होगा, NaCl होगा। क्यों, क्योंकि ये 40 ग्राम है और ये मान लो हमारे पास कितना है, 60 ग्राम दिया हुआ है। समझना ध्यान से मेरी बात ध्यान से। तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो ये वीडियो आप चाहो तो 1.5x पे देख लो, 1.25x पे देख लो, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से बहुत ही तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो जो ये NaCl इसमें डिसॉल्व किया, ये क्या हो गया, हमारे पास सॉल्यूट हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया कि ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं N से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, N से रिप्रेजेंट करता हूँ। गिवन मास कितना है, तो दे रखा है 40 ग्राम गिवन मास हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो मोलर मास हमें निकालना है। अब NaCl का मोलर मास निकालोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, अब प्लस का 1 करोगे, क्योंकि ऑड नंबर में मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 1 करते हैं हम। तो कितना निकल के आएगा, 23 निकल के आएगा प्लस का। एक ही सोडियम है इसलिए 23 हो जाएगा, 2 होता तो मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर देते हैं यहाँ पे। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो कितना होता है, 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5 होता है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना मिलता है, 40 यहाँ पे 58.5 क्या होगा, 58 पॉइंट कितना होगा, 5। तो आप यहाँ पे 58.5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा। तो मैंने छोटा सा कंसंट्रेशन टर्म समझाना था, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझाया। अब ये याद रखना, ये वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। याद रखना, जो वॉल्यूम है किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का होता है। एक एक पॉइंट तरीके से मैं क्लियर करने वाला हूँ, अच्छे तरीके से देखना। तो हम क्या पढ़ रहे थे बेसिकली, तो हम ये पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया, सॉल्यूशन को मैंने पहले से बता रखा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन जो बनता है वो बाइनरी सॉल्यूशन भी होता है। अगर हम जो भी सॉल्यूशन हम पढ़ते जाते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन और भी प्रेजेंट होते हैं, टर्सरी सॉल्यूशन भी होता है। अब देखो ध्यान से मेरी बात, तो इसमें देखा कि कंसंट्रेशन क्या होता है, N अपॉन का V होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, मेरी बात अच्छी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मुझे N निकालना है तो N हम किसका निकालेंगे, तो चाहो तो N आपका सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। याद रखना, N आप सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो, दोनों का अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। तो अगर सॉल्यूट का निकालना तो गिवन मास अपॉन का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखोगे। अगर सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास भी रहेगा और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही। अच्छा, ये हमने तो ये समझा कि भैया ये हमारा जो C होता है वो N अपॉन का V होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। मैं अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि जो कंसंट्रेशन होता है, जो क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ध्यान से मेरी बात देखो कि नंबर ऑफ मोल्स है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है भाई, मोल होता है। ठीक है, अपॉन में, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। क्या आंसर हो जाएगा, मोल पर लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो क्या तुम्हें कंसंट्रेशन समझ में आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया? देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट फटाफट आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली हम बात क्या कर रहे थे, हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे। ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। क्या सर सिर्फ इतना ही होता है? नहीं, स्टार्टिंग में आपको बता दिया बहुत सारे होते हैं। मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वैसे टाइम वेस्ट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है ऐसा, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है। लेकिन मेरा मानना है अगर आप ऑफलाइन बैच में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1% भी डाउट होता। हर एक चीज को बहुत डिटेलिंग में कवर भी हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, जिससे मैंने बोला मास बाय मास परसेंटेज हम पढ़ेंगे। बेसिकली मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, इसको थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं। तो क्या होता है, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितने मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? सुनो मेरी बात ध्यान से, सोल्यूशन हमेशा क्या बनता है, 100% बनता है। हर चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। मान लो कोई हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मान लो कोई हमारा एक सोल्यूशन बना हुआ है। ये जो सोल्यूशन बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, 100 ग्राम का सोल्यूशन बना हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ दो कि बताओ इसमें मास परसेंटेज क्या हुआ, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बता दो कि इसमें कितना परसेंटेज बाय मास इसमें सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये आप फाइंड आउट करके बता दो। तो ये फाइंड आउट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मेट क्या बोला है, देखो ध्यान से कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितने मास ऑफ सॉल्यूट के ग्राम, कितने मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है लिख लेना भैया, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, तो ऊपर में लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन का हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला, जब भी मास बाय मास परसेंटेज निकालोगे। अब मास बाय मास परसेंटेज आप सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, और आप सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे सॉल्यूट का निकालोगे तो ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट रखोगे, अगर आप सॉल्वेंट का मास बाय मास परसेंटेज निकालोगे तो ऊपर में मास ऑफ सॉल्वेंट रखोगे। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? इसी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा, क्या लिख लूंगा, W बाई W परसेंटेज। क्या लिखूंगा मैं, W बाई W परसेंटेज। पहले मैं क्लियर कर देता हूं मैं कि मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है केमिस्ट्री में, मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो W बाई W परसेंटेज क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन का मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस का मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, याद रखना कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, तो हर फॉर्मूला काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? जल्दी से फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अब इसी बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ध्यान से, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन क्या, और एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म्स बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहना चाहता है, पहले क्वेश्चन समझो। ये बोल रहा है क्या कि हमारे पास एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में 320 ग्राम क्या है, इसमें वाटर प्रेजेंट है। 320 ग्राम क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। 320 ग्राम क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। और 40 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है। कितना, 40 ग्राम क्या प्रेजेंट है, कॉमन सॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, NaCl प्रेजेंट है। अब इसमें बोला है कि मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए, मास बाय मास परसेंट, भाई क्लास ले रहा हूं मैं, क्लास ले रहा हूं, मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे बात बोलेगा। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो बहुत सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या है,
पहले गिवन डेटा लिख लो। सबसे पहले तो गिवन, देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं जिस तरीके से सीबीएसई कॉपी चेक कर रहा हूं उस पर तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक वीडियो लेके आने वाले, तजिया उड़ा देंगे अभी, देखो मजा आ जाएगा। बट यहाँ पे सुनो ध्यान से, आपको हर स्टेप को बहुत ही बारीकी तरीके से लिखना है, एकदम बढ़िया तरीके से। पहली बात तो आपको गिवन डेटा लिखना है, गिवन डेटा हमेशा लिखना है आपको। गिवन डेटा की अगर हम बात करते हैं तो गिवन डेटा क्या है, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है, क्या है, मास ऑफ सल्यूट जो है, मास ऑफ सल्यूट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, NaCl। तो मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है कितना, 40 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद से लिखोगे यहाँ पे मास ऑफ जो सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है भैया हमारा, वाटर है, कितना दे रखा है, 320 ग्राम दे रखा है। क्या पूछा है, W/W परसेंटेज पूछा है सोल्यूशन का। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाओगे, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगाओगे, W/W परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे WB अपॉन का क्या हो जाएगा, WA प्लस का WB हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही चीज होगा, सिंपल फंडामेंटल है। तो क्या करोगे यहाँ पे, ये क्या था हमारे पास, WB था, ये क्या था हमारे पास, WA था। वैल्यू पुट करो 40 और यहाँ पे 360 प्लस का कितना हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, इन दोनों को ऐड करेंगे 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 9 चौका 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 अपॉन का 9 इज इक्वल टू 11.11 परसेंटेज, कुछ ऐसे बन के आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने मास बाई मास परसेंटेज क्या कर दिया, हमने निकाल लिया कि ये भाई हमारा क्या होगा, मास बाई मास परसेंटेज होगा, किसका, सॉल्यूट का। क्लियर बात समझ में आ गई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसमें समझना हमारा मोलारिटी। देखो ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसके क्वेश्चन, मोलारिटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। मेरी बात समझना, मोलारिटी का क्वेश्चन क्या होता है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। क्या होता है मोलारिटी, समझो ध्यान से, क्या बोलता है यहाँ पे कि इट इज द डिफाइंड एज द, पहली बात तो समझ दो, मोलारिटी जो होता है, मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से इसे क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है मोलारिटी, इट इज द डिफाइंड इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कहना क्या चाहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कहना ये बात चाहता है कि हमने एक कंटेनर ले लिया। सुनो मैं हर एग्जांपल आपको, मतलब हर एक टॉपिक एग्जांपल से समझाऊंगा, आराम से बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, सुनो ध्यान से। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे 1 लीटर का क्या हमारे पास सोल्यूशन है, 1 लीटर का क्या हमारे पास सोल्यूशन बना हुआ है। इस 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है। मान लो कोई एक सोल्यूशन बन गया हमारे पास, अब उस सोल्यूशन में बोलूंगा कि बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। जैसे मैं बोलता हूँ, सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, NaCl मैंने डाल रखा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, NaCl हो गया और वाटर हो गया। NaCl और वाटर को मिला के एक सोल्यूशन बन के रेडी हुआ है, एक NaCl और वाटर को मिला क्या बना, एक सोल्यूशन रेडी हुआ है। अब उस सोल्यूशन में मैं बोल रहा हूं, मैं वो जो सोल्यूशन है वो कितना है, 1 लीटर का सोल्यूशन बना हुआ है। कितना का बना हुआ है, 1 लीटर का सोल्यूशन बना हुआ है। अब मैं बोलूंगा इस 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है। ध्यान समझना, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl का कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें प्रेजेंट है, ये मुझे बताओ। तो अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मोलारिटी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें मोलारिटी पढ़ना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। क्या बोला है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। सुनो ध्यान से, मोलारिटी का जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, मोलारिटी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे यहाँ पे, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, अगर ये लीटर में है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर यही ml में आता तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट लिखूंगा। मैं यहाँ पे मोलारिटी को कैपिटल M लिखूंगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, NB से रिप्रेजेंट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, NB से रिप्रेजेंट करूंगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से रिप्रेजेंट कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा सोल्यूशन। क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये ml में दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। याद रखना, जब ये ml में दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा,
1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसकी बात करें, इसका यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी यूनिट की। किसकी यूनिट की? मोलारिटी की। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मतलब कि यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर में मोल हो जाएगा, और अपन में वॉल्यूम दे रखा है तो क्या होगा? लीटर होगा। इसी को क्या बोल सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एम भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ। ये हमारा क्या होता है भाई? मोलारिटी होता है। देखो कितना सिंपल सा है, कितना साधारण सा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत बड़ा कोई एकदम भवंडर बना हुआ, कुछ नहीं। बहुत आराम आराम से इजी तरीके से पढ़ो और समझो, ठीक है। इसी बेस पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं ठीक है। इसमें एक चीज और तुमको क्लियर करता हूं मैं, इसी को एक और सा वर्ड बोला जाता है, मोलर। क्या होता है? मोलर बोला जाता है, ठीक है। ये वर्ड याद करके रखना, काम आएगा। मैं आपको बता दूंगा कब काम आएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? चलो यहाँ पे आ भी है, देखो ध्यान से। बोला कि ए सॉल्यूशन हैविंग द मोलारिटी इक्वल टू द 1 यूनिट ऑफ कॉल्ड द मोलर सॉल्यूशन। मतलब सिंपल सा बात मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको सिंपलाइज करता हूँ मैं। जैसे कभी आपको लिखा रहेगा 1 कैपिटल M लिखा रहेगा, इसका मतलब ही क्या होता है कि ये क्या है? मोलर है। क्या है? मोलर है। और ये मोलर जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। क्या होते हैं? मोलारिटी बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब सिंपल सी बात है कि मतलब ये याद रखना, अपने दिमाग में फिट करके रखना। क्वेश्चन पे मैं आपको समझा दूंगा कि क्या चीज है। दूसरी बात कि अगर मोलारिटी की बात करते हैं, ब्लर हो गया, अगर मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन का वॉल्यूम होता है। अब जैसे ही वॉल्यूम आता है, इसका मतलब क्या होगा? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स उतना ही क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंज विद द चेंज इन द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो तो इनका जो मोलारिटी है वो भी क्या होगा? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? और भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोलारिटी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मोलारिटी सॉल्यूशन चेंज होगा कब? जब टेम्परेचर को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो याद रखना, जो मोलारिटी होता है वो टेम्परेचर पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में यहाँ पे कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन prepared by the dissolving in 4 gram in water from this 250 ml of the solution। देखो सिंपल बता रहा है, क्या बोला है यहाँ पे कि हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है। पहले हमेशा मैं क्या बोलता हूँ? गिवन डेटा लिखना है। क्या लिखना है हमें? गिवन डेटा लिखना है। समझना मेरी बात ध्यान से। क्या बोला है? हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ द सॉल्यूट, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ इथेनॉल वाटर। देखो ध्यान से, मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कितना दे रखा है? 4 ग्राम आपको दे रखा है। मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दे रखा है? 4 ग्राम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दे रखा है? 4 ग्राम आपको दिया हुआ है। फिर क्या बोला है यहाँ पे? वाटर टू फ्रॉम द 250 ml। जो वाटर है, मास ऑफ वाटर जो दे रखा है, मास ऑफ वाटर मतलब सीधे वॉल्यूम दे रखा है, ये भी बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोला कि वाटर ऑफ मतलब वाटर टू फ्रॉम द 250 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250 ml आपको दिया हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझना, आगे मेरी बात समझ में। तो वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है? 250 ml दे रखा है। ये हमारे पास मास कितना दे रखा है? 4 ग्राम दे रखा है। और यहाँ पे क्या करना है? मोलारिटी फाइंड करना है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पता है कि जो मोलारिटी होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन का वॉल्यूम होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको गिवन मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि मोलारिटी फाइंड आउट जब भी करना है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे। नंबर ऑफ मोल्स किसका फाइंड करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड करना है, क्योंकि सॉल्यूट का ही फाइंड आउट करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन मास। क्या होगा? गिवन मास। मास किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। गिवन मास अपॉन का मोलर मास। मोलर मास भी किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। मोलर मास भी किसका होगा? मोलर मास ऑफ क्या होगा? सॉल्यूट का हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो हमें N इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, गिवन मास कितना है? तो गिवन मास 4 ग्राम दिया हुआ है।
और मोलर मास निकालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास निकालोगे, सोडियम हाइड्रोक्स का मोलर मास निकालोगे, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 20 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा अगर मोलर मास की बात करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 ग्राम पर कितना हो जाएगा? मोल हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे क्या मिलेगा? 0.1 मोल मिल जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया भैया? नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया कितना? 0.1 मोल फाइंड आउट हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है? मोलारिटी निकालना है। तो जब मोलारिटी हमें निकालना है तो क्या करेंगे भैया? देखो ध्यान से, मोलारिटी निकालना है तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, n अपॉन का क्या होता है? v, और ये हमारा क्या होना चाहिए? v सोल्यूशन। और ये किस में होना चाहिए? अगर ml में हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, जो वॉल्यूम जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? ml में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? n क्या है? n हमारे पास निकल के आया 0.1, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम हमारा कितना दे रखा है? 250 ml दे रखा है। और ये क्या करेंगे? 1000 कर देंगे भाई यहाँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब ये पॉइंट हटाऊंगा मैं तो यहाँ पे एक और क्या होगा? 0 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? तो 10 अपॉन का 25 बच जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 से कर दो, 5 2 10, 5 5 जा इतना। सो आंसर विल बी ऐसे आएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, 0. ठीक है 4 हो जाएगा, कैपिटल M। ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लो ध्यान से। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। इस तरीके से मोलारिटी का कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, वो क्वेश्चन होमवर्क है, थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर बोलोगे तो इसको भी मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चलो ठीक है, कराई देता हूं मैं। ये क्या क्वेश्चन बोला कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, ठीक है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलारिटी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो गिवन डेटा पहले लिखो भैया, गिवन डेटा, हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मोलारिटी कैलकुलेट करना है। लेकिन क्या है? 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, मतलब आपको क्या दे रखा है? गिवन मास। क्या दे रखा है? गिवन मास कितना दे रखा है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2.5 ग्राम। आप बोलोगे सर गिवन मास कैसे बोल दिए? भाई ये सल्यूट है, क्या है हमारा? सॉल्वेंट है, तो सल्यूट हमारा, मतलब सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, 2.5 गिवन रहता है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड डिसॉल्व कर रहा हूं मैं इसमें, ये कर रहा हूं, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो गिवन मास कितना है? 2.5 ग्राम दे रखा है। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन है आपका, मास ऑफ बेंजीन याद रखना, यहाँ पे क्या दे रखा है? मास ऑफ बेंजीन दे रखा है। मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? 75 ग्राम दे रखा है। अब आपको दिमाग हिल जाएगा। क्या हिल जाएगा? कि भाई यहाँ पे मोलारिटी पूछ रहा है, यहाँ पे मोलारिटी पूछ रहा है, और मोलारिटी में क्या होता है? वॉल्यूम होता है। मोलारिटी में क्या गिवन दे रखा होता है? वॉल्यूम गिवन दे रखा होता है। लेकिन भाई यहाँ पे ये क्या दे दिया? यहाँ पे तो मास दे रहा है, मास ऑफ बेंजीन दे रखा है। कितना दे रखा है? तो 75 ग्राम दे रखा है। ये तो बड़ा दिक्कत की बात है, ये कैसे काम चलेगा इससे? ये कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन सकता है अगर उसको यूनिट में चेंज करना अच्छे से आता हो। पहला खेल क्या है? सबसे पहले मैं और काम करूं या ना करूं, सबसे पहले ये जो तुम्हें मास दे रखा है, ये जो मास दे रखा है, इस मास को हमें वॉल्यूम में चेंज करना है। पहली बात, क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया? कैलकुलेट द मोलारिटी पूछ रहा है। 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कि सिंपल सी बात है कि 2.5 ग्राम के अंदर क्या है? इथेनॉइक एसिड प्रेजेंट है। कितना? मतलब कि 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड प्रेजेंट है बेंजीन। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये पहले हम क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है क्या करेंगे यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मास, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? मास। अच्छा मास का छोड़ा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट, सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1 ग्राम में कितना केजी होता है, तो 10 के पावर माइनस 3 केजी होता है। ये बहुत ही अच्छे से पता है आपको। 1 ग्राम में कितना केजी होता है? 10 के पावर माइनस 3 केजी होता है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ क्या, कि इसका मतलब 1 केजी जो होगा हमारे पास, वो किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। 1 केजी किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं मैं कि 10 के पावर माइनस 3 जो केजी है, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं मैं? 10 के पावर माइनस 3 लीटर भी लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब मुझे वॉल्यूम मिल गया, मुझे वॉल्यूम मिल गया, मुझे वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम क्या मिला हमें? 10 के पावर माइनस 3 लीटर मिल गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम कितना मिल गया? 10 के पावर माइनस 3 लीटर मिल गया।
अब बस खेला खत्म। अब आपको जैसे समझाया था उससे क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, इस होमवर्क के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब कुछ नहीं, वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकाल लेना है, इसके बाद इसमें पुट कर देना, आंसर हमारा निकल के अच्छे से आ जाएगा। क्लियर? चलो देखो, मेरा काम है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाना, और आपका काम है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। देखो, कंसंट्रेशन टर्म बहुत बड़ा टर्म होता है, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे होगा। लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। यूनिट आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, अगर यूनिट अच्छे तरीके से याद नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल एंड केमिस्ट्री में यूनिट ज्यादा मांगता है। बात करते हैं हम डाइल्यूशन फार्मूला। अब डाइल्यूशन फार्मूला को समझाता हूं, ध्यान समझना। डाइल्यूशन फार्मूला को अगर समझाऊं मैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। और यहाँ पे क्या होता है, एक कंटेनर हमारा बन जाता है, ठीक है। दो कंटेनर हमारे पास है। अब मान लो, या फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा एक कंटेनर हमारे पास है, ये तो मिक्सिंग वाला बन जाएगा, चलो ठीक है। एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सोल्यूशन मतलब प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसका मोलारिटी कितना है, m1 है, और जिसका वॉल्यूम अपने आप का क्या है, v1, ठीक है। मेरी बात समझिए। इसके बाद से क्या हुआ कि इसमें एक और हमने कंपोनेंट इसमें ऐड कर दिया, इसमें और कंपोनेंट क्या होता है, ऐड कर दिया। तो इसका जो मोलारिटी क्या हो जाएगा, एक m2 हो जाएगा, और इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। मतलब जब भी डाइल्यूशन के केस में, जब भी डाइल्यूशन की बात करता है, तो डाइल्यूशन में हमारा फॉर्मूला बनता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब ये क्या है कि क्या ये सर डायरेक्टली ऐसा बनता है, नहीं, उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और अच्छे तरीके से उसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे डेरिवेशन आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, आपको जो भी पूछा जाएगा इस फॉर्मूला के बेसिस में पूछा जाएगा। क्या कहना चाहता है, बोला इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सेम सब्सटेंस इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द वॉल्यूम v1 एंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम v2 हो जाएगा, ठीक है। सेम सब्सटेंस होगा। द इनिशियल मोलारिटी क्या होता है हमारे m1, जब आपको क्या होता है, डाइल्यूशन से पहले जब आप डाइल्यूट नहीं करते हो, जैसे डाइल्यूट नहीं करते हो तो m1 v1 था, लेकिन जैसे इसमें क्या करते हैं, अदर कंपोनेंट अदर सब्सटेंस फिर से मतलब सेम सब्सटेंस फिर और डाइल्यूट कर दिए। जैसे मान लो कि पहले हमारे पास वाटर था, समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। मान लो हमारे पास 20 ml क्या था, वाटर था। तो पहला हमारे पास 20 ml वाटर था, तो इसका मोलारिटी क्या हुआ, m1 हो गया, और v1 कितना हो गया, v1 कितना हो गया, 20 ml हो गया। समझना मेरी बात ध्यान से। अब क्या हुआ, फिर से मैं और पानी इसमें डाल दूं, तो जब और पानी डाल दूंगा मैं तो वॉल्यूम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उसका मोलारिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे है ये जो वॉल्यूम है, मैंने क्या कर दिया, 40 ml कर दिया, तो मोलारिटी कुछ ना कुछ और भी हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो मोलारिटी भी क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो फिर से यही चीजें बता रहा हूं मैं, इसीलिए जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले होंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, हमारे बाद में भी होंगे। मतलब कि m1 v1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, m2 v2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बातें आपको याद रखनी, ठीक है, डाइल्यूशन के केस में। आ गई मेरी बात समझ में? चलो अब इसके बाद समझते हैं। इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है, देख लो ध्यान से। 30 ml of 0.5 molarity of sulfuric acid diluted to 500 ml of calculate the molarity। यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है। क्या बोला हमारे पास, 30 ml क्या है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर उसमें क्या होता है, डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम कितना बन जाता है, और डाइल्यूट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड मान लो, तो जो हमारा वॉल्यूम बन जाता है वो कितना बन जाता है, 500 ml बन जाता है। तो बताओ इसका सेकंड मोलारिटी क्या होगा। मतलब कि पहला केस हमारा क्या था, सुनो मेरी बात ध्यान से। फर्स्ट केस में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड दिया था, H2SO4 होगा भाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। अभी सल्फ्यूरिक एसिड में जो वॉल्यूम था हमारे पास V1 था, कितना था, 30 ml दिया हुआ था, और मोलारिटी भी इसका दिया हुआ M1 0.5 मोलारिटी दिया हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं और भी सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें ऐड करता हूं मैं, तो वो टोटल जो वॉल्यूम हमारा बन के आता है, टोटल जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो वॉल्यूम बन के आता है, मतलब V2 बन के आता है, वो 500 ml बन के आता है। तो बताओ कि भैया इसका सेकेंड मोलारिटी क्या होगा, इसका ये मोलारिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। क्या करोगे, बस फॉर्मूला लिखोगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। M1 कितना है 0.5 मल्टीप्लाई V1 कितना है 30 इज इक्वल टू M2 हमें फाइंड आउट करना है, ये कितना हो जाएगा 500। यहां से आप क्या कर सकते हो, M2 फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ, क्लियर हो गई? चलो आज की क्लासेस इतने ही रहेगी, आगे हम और भी क्लासेस करेंगे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो आगे की क्लासेस मैं कंटिन्यू करूंगा। आगे क्लास में पूरे के पूरे पूरा वीडियो ही बना दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा मैं। अभी छोटे छोटे वीडियो में बना रहा हूं मैं,
क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है और टाइम भी हमारे पास नहीं बचा हुआ अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।